कल किसी का इंतजार नहीं होगा जी। कल जो लोग टाइमली रजिस्टर होना चाहते हैं या हो गए हैं, दैट्स इट। कल से किसी का कोई इंतजार नहीं होगा। आज की एक किस्म की ये सेकंड फिर हमारी क्लास है, फ्री क्लास है। और जो थर्ड क्लास है ये वाया ईमेल रजिस्ट्रेशन ही होगी और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। आज पहला जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो हमारे से पूछ सकता है कि डिप्लोमेसी, इसके हमें फेलियर्स मिलते हैं जी 21st सेंचुरी में। एंड डिप्लोमेसी, और इस तरह का सवाल मिल जाए कि डिप्लोमेसी हैज फेल्ड टू रिजॉल्व इश्यूज। किसके दरमियान? मेजर पावर्स के दरमियान। वो इस तरह का अगर सवाल हमें आ जाता है, अब वो ऊपर वाली स्टेटमेंट हो जाए या नीचे वाली हो, तो इसको सब्सटेंशिएट करेंगी with suitable arguments. Diplomacy has failed to resolve issues between major powers in the 21st century. Substantiate your answer with suitable arguments. इस तरह का कोई सवाल आ सकता है। इस तरह का अगर हमें कोई सवाल आ जाए तो जाहिर है हमारे पास फिर केस स्टडीज होंगी, एग्जाम्पल्स होंगी, तभी हम इस सवाल का जवाब लिख पाएंगे। तो बात तो ठीक है कि डिप्लोमेसी हमेशा से, सिंस एजेस, हम देखते हैं कि एक टूल है, टूल ऑफ चॉइस फॉर मैनेजिंग इंटरनेशनल अफेयर्स। ये तो हमेशा से रहा है। 19th और 20th सेंचुरी में तो डिप्लोमेसी की इंपॉर्टेंस सबसे पीक पे है जी, थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। हाउएवर 21st सेंचुरी में कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं। ठीक है जी, अमंग मेजर पावर्स, जिसकी वजह से हमें डिप्लोमेसी फेलियर का शिकार नजर आती है इन 21st सेंचुरी टू रिजॉल्व इश्यूज between or among major powers. So 19th और 20th सेंचुरी में तो बहुत अच्छी गई, लेकिन अब इसमें हमें कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस मिलते हैं। वो कौन कौन सी रीजंस हैं जिनको जिनकी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, जो ये साबित करती है कि हाँ जी वाकई 21st सेंचुरी में डिप्लोमेसी हमें फेलियर का शिकार नजर आता, फेल हो जाती। जिस तरह मैंने कल भी बताया था कि कोई से 4-5 आप आर्गुमेंट्स विद एग्जाम्पल अगर लिख लेते, एक सेकंड,
जी। तो वो कौन कौन सी हमारे पास ऐसी रीजंस हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि भाई कोई भी आपने आर्गुमेंट देना है तो एग्जाम्पल, फैक्ट, डाटा, केस स्टडी, करंट अफेयर के पेपर का, किसी भी सवाल के जवाब का सबसे बुनियादी फार्मूला। तो यहाँ पे भी हम यही साबित करने जा रहे हैं कि हाँ जी, 21st सेंचुरी में डिप्लोमेसी फेलियर का शिकार और कुछ सीरियस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से फेलियर का शिकार है। मसलन 21st बैलेंस ऑफ पावर, ये होता नजर आता है जी। 21st सेंचुरी में हमें एक शिफ्ट नजर आता है इन द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर। कैसे जी? एक तरफ तो बिकॉज ऑफ राइज ऑफ चाइना एंड एक कंपैरेटिव और यू कैन से relative डिक्लाइन ऑफ वेस्ट या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, उसका डिक्लाइन। ठीक है जी। इनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ब्राजील का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, आसियान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। बन रहा है विद यूनाइटेड स्टेट्स, with other Western countries.
फिर पाकिस्तान भी 2018 का इलेक्शन, इंडिया खास तौर पे 2000 इलेक्शन, ठीक। तो हर जगह पर हमें एक पॉपुलिस्ट ट्रेंड नजर आता है, और वो पॉपुलिस्ट ट्रेंड नेशनलिज्म के साथ बाय डिफॉल्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। सो हम हैं सुपीरियर नेशन, हम हैं अजीम कौम, ठीक है जी। तो ये जो ट्रेंड्स हैं, ये पॉलिटिकल ट्रेंड्स थ्रू नेशनलिज्म, थ्रू पॉपुलिज्म, ये कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स को जन्म देते हैं। अब वो चाहे डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में मुल्क के अंदर हो या इवन उसके फॉरेन अफेयर्स में। पॉपुलिस्ट और नेशनलिस्टिक लीडरशिप ये बहुत ही लेस कोऑपरेटिव होती है जी, खास तौर पर फॉरेन अफेयर्स में। ऐसी लीडरशिप ये समझती है कि जिस तर्ज पे हमने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है, सेम पैटर्न पर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी डोमिनेट कर सकते हैं। इस वजह से डिप्लोमेसी की तरफ कोई नहीं जाता, मेजर पावर्स वो समझते हैं कि हम पहले से ही ठीक है। मसलन यूएस चाइना ट्रेड वॉर, बेसिक सा मसला था, ये डायलॉग के जरिए मसला हल हो सकता था। सही है जी। लेकिन पॉपुलिस्ट लीडरशिप ट्रंप की, जिसने इसको एक्सकेलेट किया, जिसने इसको एक कन्फ्रंटेशनल रंग दे दिया। 5 साल हो गए 2018 से, अभी तक ये ट्रेड वॉर कंप्लीट एंड नहीं हुई। हालांकि डायलॉग किया जा सकता है, एफर्ट्स हुई भी डायलॉग की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेजर पावर्स उनमें ये पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट ट्रेंड्स जो हैं ये बिगाड़ पैदा करते हैं। इसी तरह रशिया 2014 में क्राइमिया को अनेक्स किया, 2022 में ईस्टर्न यूक्रेन के इलाके यहां रेफरेंडम करवा के उनको पार्ट ऑफ रशिया बना लिया। सो पुतिन को भी इसी फ्रेमवर्क में के नेशनलिस्टिक एंड पॉपुलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट पॉपुलिस्ट लीडरशिप डायलॉग से भागती है जी, डिप्लोमेसी से भागती है। इसी तरह 2014-15 में जब यूरोपियन यूनियन ये डिबेट कर रही थी कि सीरियन रेफ्यूजीज इनको एंटरटेन करना है, तो हम देखते हैं कि पॉपुलिस्ट लीडर्स उन्होंने इसको रिजेक्ट करवाया, चाहे वो ऑस्ट्रिया का था, चाहे वो फ्रांस से मैरी ली पेन थी, या ऑस्ट्रिया से विक्टर ओबरॉन था। इन्होंने कोशिश की कि जनाब
ऐसा नहीं होगा। हम क्यों नहीं, हमारी कौमियत खतरे में पड़ जाएगी। ये बाहर से आए लोग हमें तंग, तो आप हल नहीं निकाल सके ना, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं डेवलप कर सके। फिर इसी तरह मामला ऐसा है कि मेयर पावर्स डिप्लोमेसी के जरिए अपने मसाइल हल नहीं कर पाए 21st सेंचुरी में, क्योंकि अब इमर्जेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, इनका भी बड़ा करीबी रोल हो गया। ग्लोब को बहुत ज्यादा एसिमेट्रिक थ्रेट्स देखने को मिल गए। मुख्तलिफ तरह के टेररिस्ट ग्रुप्स, फिर इवन साइबर वॉरफेयर। ठीक है जी। सो इस तरह के ये जो एक्टर्स होते हैं, ये जो ग्रुप्स होते हैं, इनकी तरफ से आने वाले थ्रेट्स, इनका क्या किया जाए? क्या आप इनके साथ बैठ के डिप्लोमेसी करेंगे? तो दी आंसर इज नो। नॉन स्टेट एक्टर के साथ किसी भी प्रेशर में आके तो आप डायलॉग करें भी तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। और दूसरा, स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि पहले ऐसे तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स सरेंडर करें, तब बात हो। सो ये ना खत्म होने वाला सिलसिला हमें नजर आता है। इसकी भी एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल में एक बड़ी एग्जाम्पल, सीरियन सिविल वॉर, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स का फेलियर कि उसको टाइमली मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इमरजेंस हो गई आईएसआईएस की इन एरियाज में। एक और थ्रेट डेवलप हो गया एज अ नॉन स्टेट एक्टर। ठीक है जी। सो ये नॉन स्टेट एक्टर्स भी स्टेट्स को के दरमियान डिप्लोमेसी की के फेलियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन जनाब, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये भी डिप्लोमेसी के प्रोसेस को बड़ा कम्प्लेक्स इन्होंने बना दिया है जी, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को कैरी करना। ठीक है जी। जैसे साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू स्टेट्स के दरमियान डेवलप हो गया। एग्जाम्पल, 2016 का यूएस इलेक्शन, ये प्रूवन है कि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माइंडसेट वोटर का बनाने की कोशिश की इन फेवर ऑफ ट्रम्प। ठीक है जी। इसी तरह चाइनीज साइबर एस्पिनोज, इसमें इंगेज नजर आते हैं जी। न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल जासूसी के पर्पस के लिए करते नजर आते हैं। सो ये आपस में एक अनएंडिंग रेस ऑफ सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी की एक अनएंडिंग रेस। तो क्या उसमें डिप्लोमेसी और क्या डायलॉग चल।
अगला, मल्टीलैटरलिज्म या मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। 20th सेंचुरी, खास तौर पर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, इसका सबसे बड़ा जो हॉलमार्क है वो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। मल्टीलैटरल कई स्टेट्स, कई रियासतें मिलकर कोई अपने लिए सोल्यूशन बना लें, कोई एग्रीमेंट कर लें, मल्टीलैटरल। ठीक है जी। तो ये भी हमें अब 21st सेंचुरी में इसका फुकदान नजर आता है। मसलन 20th सेंचुरी में कई ऐसी मल्टीलैटरल डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हैं, जिस तरह नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, WTO, बड़ी एग्जांपल। FATF, मल्टीलैटरलिज्म चला ना जी, मुख्तलिफ स्टेट्स मिलकर उन्होंने अपने लिए सोल्यूशन बनाए। लेकिन 21st सेंचुरी में हम देखते हैं कि मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी कॉर्नर्ड होती जा रही है। ग्रेट पावर्स की राइवलरी, उनका इन्फ्लुएंस वो ज्यादा मैटर कर गया। जिस तरह यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, क्लाइमेट चेंज पे, UNFCCC, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो इस पर बड़ी स्टेट्स, मेजर पावर्स, उनके दरमियान कंसेंसस होता नजर नहीं आता, जैसे कि US और चाइना। सो ये हमें फिर, अच्छा इसकी एग्जांपल भी है कि हम देखते हैं कि एक अरसे से कोशिश हो रही है कि ट्रेड बैरियर्स अक्रॉस द ग्लोब, इनको फिक्स्ड किया जाए जी। कुछ स्टेट ज्यादा बैरियर लगा देती है, कोई कम लगा देती है तजारत में, तो फिक्स कर दिया जाए। तो अब वो फिक्स किसी मल्टीलैटरल एक्ट की वजह से ही होगा ना। तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा। ठीक है जी। डिसएग्रीमेंट बड़ी बड़ी स्टेट्स के दरमियान, चाइना इंटेंशनली अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है, जिससे ग्लोबल ट्रेड के पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं। तो भाई बैठ के बात कर लें, लेकिन नहीं, बैठ के बात नहीं। सही है जी। सो ये कुछ 5 बड़े आर्गुमेंट्स, उनके अंदर एक एक दो दो जो है वो केस स्टडीज। ठीक है जी। क्लियर है। आप एक आधा और हेडर बनाना चाहते हैं तो वो यूज ऑफ फोर्स है जी 21st सेंचुरी में, कि जी डिप्लोमेसी या डायलॉग, इस पर ज्यादा एम्फोसिस नहीं है, यूज ऑफ फोर्स पे अब एम्फोसिस है बाय मेजर पावर्स, जैसे अफगानिस्तान में, जैसे इराक में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबल पावर्स इफेक्टिव डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस लार्जली 21st सेंचुरी में नहीं बना पाई आपस में मिल बैठ के।
याद रखिएगा, कोई एक सिंगल रीजन या सिंगल फैक्टर सोशल साइंसेज में ऐसा नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स अपना काम कर रहे होते हैं। तो इन 5-6 हेडर्स के जरिए भी हमने इसी तरह ये मल्टीपल फैक्टर्स को देखा। एक तो ये सवाल है जी, इट्स क्वाइट इजी। 21st सेंचुरी में मेजर पावर्स के डिप्लोमेटिक फेलियर्स क्यों हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, एग्जामिन करें। 5-6 आर्गुमेंट दे दें विद एग्जांपल्स, विद एन इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर अ 500 मार्क्स क्वेश्चन। बहुत है। दूसरी तरफ चलते हैं जी। दूसरी तरफ आप साइनो यूएस ट्रेड वॉर, अगर वो हमारे से सवाल पूछ लेता है कि जनाब इस वॉर की क्या इम्प्लीकेशंस हुई हैं ग्लोबल लेवल पर, तो तब हम तोड़ेंगे फिर कि जी लो इनकम कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों पे बहुत इम्पैक्ट हुआ जी इसका। कुछ को बेनिफिट्स मिले, कुछ को लॉस हुए इस वॉर की वजह से। अब हमें यहाँ क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन नहीं मांगता, तो हमें जरूरी नहीं है ये बताना कि साइनो यूएस ट्रेड वॉर शुरू कब हुई। पहले जी 200 बिलियन यूएस डॉलर्स के टैरिफ लगाए ट्रंप ने, जवाब में 60 बिलियन यूएस डॉलर्स के चाइना ने टैरिफ लगा दिए। तो हमें इसके तो अपने पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। बात तो वो ये कर रहा है कि भाई लो इनकम कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, उन पर क्या इम्प्लीकेशन हुई। तो कुछ के यहाँ बेनिफिट हुआ, कुछ के यहाँ लॉस हुआ। सही है जी। मसलन change in supply chains, change in supply chains। ठीक है जी, क्लियर है। सप्लाई चेन में कैसे चेंज जी, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि यूएस इकोनॉमी के साथ या चाइनीज इकोनॉमी के साथ लिंक थी, इस ट्रेड वॉर ने टैरिफ बढ़ाओ ताकि उस मुल्क की चीजें हमारे मुल्क में इतनी महंगी हो जाए लोग खरीदे ही ना। तो जब लोग खरीदेंगे नहीं तो मल्टीनेशनल कंपनीज इन्होंने शिफ्ट कर लिया अपनी प्रोडक्शन को। सही है जी, खास तौर पर चाइना से, क्योंकि साइमल्टेनियसली इस दौर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सेकंड सैंक्शंस का आइडिया भी इंट्रोड्यूस करा दिया। नॉर्मली जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो स्टेट्स पे लगती हैं, सेकंड सैंक्शंस जो मल्टीनेशनल कंपनीज पर, कि अगर आप हमारे मुखालिफ के साथ ट्रेड करेंगे
आप शिपिंग इंडस्ट्री से हैं तो जरा सॉरी, फिर आप कंपनीज को हम हमारे यहाँ नहीं आने देंगे हमने। सो हुआ क्या, एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन इस यूएस चाइना ट्रेड वॉर का कि सप्लाई चेन के ऑल्टरनेटिव रूट्स वो डेवलप हो गए, वो डिस्कस होना शुरू हो गए। सही है जी। इसकी एग्जांपल भी है वियतनाम। वियतनाम प्रोबेबली वो कंट्री है जिसने यूएस चाइना ट्रेड वॉर, या साइनो भी कहते हैं ना इसको, चाइना को, साइनो यूएस ट्रेड वॉर का सबसे ज्यादा बेनिफिट वो वियतनाम ने उठाया। ठीक है जी। बाय द टाइम कोविड केम, तो वियतनाम की इकोनॉमी 7 to 8% की रेशो के साथ ग्रो कर रही थी, क्योंकि उससे पिछले 2-2.5 साल में दो बड़ी कंट्रीज के दरमियान टैरिफ्स की गेम चल रही है, तो उसमें वियतनाम ने, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बन कि जी चाइना से माल लेना है या यूएस से ले, उससे अच्छा जनाब वियतनाम से ले लो, ताकि हमारे पे ये जो सख्तियां और ये सेकंड सैंक्शन और ये काम ना हो सारे। सो एक इम्प्लीकेशन है ये उस ट्रेड वॉर की। ठीक है जी। और वियतनाम तो प्रूवन केस है कि वियतनाम की ग्रोथ रेट बनी इसी सप्लाई चेन की वजह से। बड़े बड़े जहाज या फिलीपीन रुक जाते थे या वियतनाम रुक जाते थे, चाइना की तरफ जाना तो इशू, तो यही रुक जाते। फिर इसके बाद इम्पैक्ट ऑन कमोडिटी प्राइसेस। जो सवाल है ना जी, उसको उसकी ट्रू स्पिरिट में ही जवाब देना है, उससे बाहर नहीं जाना। डेवलपिंग कंट्री है ना, कई बच्चों के जेहन में आ रहा होगा कि जी सवाल तो किया दिया गया था कि इम्प्लीकेशन देखनी है लो इनकम और डेवलपिंग कंट्रीज पे, तो वियतनाम डेवलपिंग कंट्री है। आर्गुमेंट दिया, एग्जाम्पल में सब्सटेंशिएट कर दिया कि कैसे इम्प्लीकेशन है जी डेवलपिंग कंट्रीज पर। ये बात समझ आती है? सही है। हाँ, बस ये समझ नहीं आती कि 11:30 बजे क्लास है तो 11:05 पे फीस जमा करा के और साथ फोन करना शुरू कर दो कि जी रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करें फौरन। टाइम है, बड़ा टाइम लगता है इस प्रोसेस। सो कल हमने नहीं इंतजार करना जी इस बात का कि जी कोई 11 बजे फीस जमा करा रहा है, 10:30 बजे करा रहा है और साथ ही फिर वो फोन पे फोन शुरू हो गया कि मुझे ऐड करें, मुझे ऐड करें। कल शाम तक 5-6 बजे तक जो एनरोल होंगे वही क्लास में होंगे। इसके बाद जो एनरोल अगर कोई हुआ तो वो कल की क्लास उसकी फिर मिस है जी, वो फिर अगली फ्राइडे को ही फिर जो है वो क्लास लेगा, क्योंकि ये इस तरह फिर अ, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ले जी, अब कमोडिटी प्राइसेस क्या है, इन पे क्या इम्पैक्ट है? ठीक है जी। ये दो तरह से इसका इम्पैक्ट हुआ जी।
ये बात तो एक बेसिक फैक्ट है, बुनियादी फैक्ट है कि इस ट्रेड ने यूएस का ट्रेड वॉल्यूम भी, ट्रेड वॉर ने, और चाइना का ट्रेड वॉल्यूम भी कम किया। दोनों कंट्रीज को इस ट्रेड वॉर से इनका ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम, बाय द टाइम कोविड केम तो दोनों कंट्रीज को 16% तक इनकी ट्रेड कम हुई है, क्योंकि आपस में एक दूसरे पे टैरिफ लगाए हुए। ठीक है जी। सो चाइना भी ऑल्टरनेटिव कंट्रीज देखेगा, यूएस भी ऑल्टरनेटिव कंट्रीज देखेगा। इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन इससे कमोडिटीज की प्राइस, कीमत बढ़ गई है जी। इसका क्या ताल्लुक है जी? इसका ताल्लुक इस तरह कि यूएस और चाइना जहां जहां से इनको रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी इंडस्ट्री के लिए, जैसे आप कॉपर चाहिए, आयरन स्टील चाहिए, तो इसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। तो इसकी प्राइसेस में इजाफा होना शुरू हो गया। ये तो हो गया ओवरऑल मैक्रो लेवल पर। माइक्रो लेवल पर हर वो कंट्री जो कि इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, जैसे केस स्टडी पाकिस्तान, इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी प्लस हैविली रिलाई करता है चाइना पर या यूएस पर। तो दोनों कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी, रिजल्टेंटली चीजें भी फिर कॉस्टली हो गई, और उसका बर्डन किस पे आया? एंड यूजर पे। सो एक तरफ काफी कंट्रीज को फायदा भी हुआ रॉ मटेरियल बेचने का, यूएस को, चाइना को, और दूसरी तरफ ये इशू आम आदमी अफेक्ट हुआ। सही है जी। सो ये दूसरा बड़ा हमें इम्प्लीकेशन नजर आया, और पाकिस्तान बीइंग नो एक्सेप्शन। पाकिस्तान की ही एग्जांपल यहाँ पे एज अ केस स्टडी। लो इनकम कंट्रीज ये लेस डिपेंडेंट रहे हैं जी। लो इनकम कंट्रीज लेस डिपेंडेंट, यूएस पे भी, चाइना। सो लो इनकम कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की ट्रेड डिपेंडेंट तो नहीं रही ना जी यूएस चाइना, तो उस पर ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आया इस सारे आस्पेक्ट पर। हाँ, इमर्जिंग इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज जो कि चाइना और यूएस के साथ ट्रेड में ज्यादा इंगेज, वहां वहां फिर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी। ये प्रॉब्लम है। बहुत आसान अल्फाज में, अगर चाइना एक मोबाइल बनाता है, हर साल बनाता है, इस मोबाइल में कोई 60% एक्सपोर्ट यूएस में होती है,
40% अदर कंट्रीज में। तो ये मोबाइल कंपनी और चाइनीज गवर्नमेंट सपोज कहते जनाब एक बड़ा ऑर्डर तो यही हो गया, मशीन ने तो चलना है ना, बस कौन सा आपने बार बार उसको, मशीन ने तो चलना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो जितनी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती रहती है, कॉस्ट कम होती जाती है। बेसिक फलसफा है। सही है जी। लेकिन इस ट्रेड वॉर से ये जो चाइनीज की एक्सपोर्ट्स थी या यूएस की एक्सपोर्ट्स थी, ये डिक्लाइन की तो आपने अपनी कमोडिटीज का खर्चा तो पूरा करना है ना। तो इन 40% कंट्रीज को फिर महंगे दामों इन्होंने चीजें बेचना शुरू की, यूएस ने भी चाइना ने, ताकि वो आप अपना जो यहां से खला है उसको पुर कर सके। इससे लोग इफेक्ट हुए कीमतों के ज्यादा होने से। सो ये भी एक बड़ा खतरनाक इंप्लीकेशन रहा है जी। इसके बाद ले चलो नेक्स्ट पेज, जेन में नहीं रहा। ठीक है जी। ट्रेड अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स। ठीक है। काफी कंट्रीज को इस ट्रेड से फायदा हुआ। इस यूएस चाइना ट्रेड वॉर, इसका कुछ कंट्रीज को फायदा हुआ। ठीक है जी। समझ आती जी। यूएस की मार्केट से सोयाबीन चाइना जाता था बहुत बड़ी तादाद में, टैरिफ लगे, यूएस सोयाबीन चाइनीज मार्केट में पहुंचेगा तो महंगा हो जाएगा। तो अब सोयाबीन तो चाहिए, तो व्हाट चाइनीज डिड, इन्होंने ब्राजील के साथ एग्रीमेंट्स किए सोयाबीन की के लिए। ठीक है जी। और हम देखते हैं कि ब्राजील की जो ट्रेड है 2018 से 20 में ये 27% इंक्रीज कर गई विद चाइना। सही है जी। सो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज के कॉन्टेक्स्ट में भी इस ट्रेड वॉर ने फायदा भी दिया, नुकसान भी हुआ, फायदा भी दिया उन्हीं लो इनकम कंट्रीज को, उन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज को। ब्राजील डेवलपिंग कंट्री। ठीक है जी। समझ आती है जी। मेरे साथ जब आप करंट अफेयर में होंगे ना जी, तो ये एक परफेक्ट रेसिपी, एक टू द पॉइंट जवाब 20 नंबर का आ गया, लगा दो। ठीक है। ना आया तो आज तक तो हर पेपर में तुक्के लग ही जाते हैं मेरे। अगर ना आया तो फिर आप लोगों के नसीब खराब होंगे। मैं तो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ सिंपल फार्मूला, आर्गुमेंट, फैक्ट, एग्जाम्पल से उसको साबित करना, दैट्स इट।
अगला इंप्लीकेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। ठीक है जी। जहां हम देखते हैं कि इस ट्रेड वॉर ने डेफिनेटली इसकी वजह से ग्लोब अनसर्टन हुआ कि अभी चाइनीज क्या कर लेंगे, यूएस क्या कर लेगा, फर्दर और टैरिफ्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे। तो इन्वेस्टर वो फिर रिलक्टेंट हो जाता है जी, यूएस में भी, चाइना में भी, और इनके अलाय पार्टनर्स वहां पैसा लगाने से रिलक्टेंट हो जाता है इन अनसर्टेनिटीज की वजह से। इधर हम पैसा लगाएं यूक्रेन में और उधर वॉर हो जाए। सही है जी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाती है जी, डिप्लीट तो नहीं कहेंगे, डिक्रीज हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत जरूरी है, लोग अपना पैसा दें, कारोबार में लगाएं, यहाँ पे न्यू वेंचर्स ओपन होते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन इन अनसर्टेनिटीज ने इन्वेस्टर्स को रिलक्टेंट कर दिया कि भाई इन दो बड़ी कंट्रीज के साथ या इनके इत्तेहादियों के साथ कोई बड़ा एग्रीमेंट ना किया जाए, ये ना हो कि हमारे पैसे डूब जाए, क्योंकि ये तो टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, तो उसमें हमारा नुकसान ना हो जाए। सही है जी। सो ये एक बड़ा मजेदार आस्पेक्ट। मेरे ख्याल 4 हो गए, 5 हो गए। 1, 2, 3। नहीं नहीं, ये 3 नहीं, फिर ये 3, यही 3। हाँ ये, नहीं ये नहीं। हाँ है, तीसरा एड्रेस। अच्छा ये ठीक है, यही 3, यही 3। नहीं ये 3 कहाँ से आ गया? अच्छा यहाँ 2 हो गए, ठीक है। ये 3 है, ये 4, वो सारा एक ही ऑप्शन है। उसके बाद फिर 5वां जी। ठीक है जी। भाई इसके बहुत ज्यादा स्पिल ओवर इफेक्ट्स दुनिया में देखने को मिले। कैसे जी? क्योंकि इसने ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड, उसको जनाब नुकसान पहुंचाया। आईएमएफ की रिपोर्ट है कि इसके पहले 3 सालों में, 2018 से 2020, इन सालों में ओवरऑल ग्लोबल जीडीपी, जाहिर है कोविड के टाइम में तो इफेक्ट वही हुआ, ट्रेड वॉर तो उससे पहले 2018 से शुरू हो गई थी। सो ग्लोबल जीडीपी में 1% डिक्रीज हुआ है जी। ठीक है जी। सो बुनियादी तौर पर दो कंट्रीज के दरमियान ये इख्तलाफ है, लेकिन इस इख्तलाफ का स्पिल ओवर इफेक्ट
हर जगह पर जो है वो हमें दुनिया के तकरीबन हर मुल्क, ठीक है जी। समझ आ रही? वो होता नजर आता है। कहानी समझ आई जी? स्पिल ओवर, झलकना शुरू हो गया ना, एक खास रेंज से बाहर उसके असरात निकलना शुरू हो गए। वेरी गुड क्वेश्चन बाजी साहब सा किया। स्पिल ओवर की एग्जांपल कोई बताना चाहेगा जी? मैंने स्पिल ओवर की क्या एग्जांपल दी है? नहीं दी है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड डिक्लाइन की है, कैसे की है? तो ये क्या लिखा हुआ? हाँ मेरी गलती है, मुझे यहाँ पिछले हेडर्स की तरह एग्जाम्पल का वर्ड लिखना चाहिए। ये जिस तरह पीछे एग्जाम्पल के वर्ड लिखे हैं ना जी, तो एग्जाम्पल के वर्ड लिखने चाहिए। सॉरी। तो जब मैं एग्जाम्पल का वर्ड ना लिखूं तो मुझे इस्लाह कर दें कि जी इस तरह का कोई भी फैक्ट, कोई भी एग्जाम्पल, वो फैक्ट और एग्जाम्पल की मद में नहीं आता जब तक आप सर एग्जाम्पल का वर्ड बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि ये एग्जाम्पल है? ठीक है जी। सो क्या डेवलपिंग कंट्रीज, क्या लो इनकम कंट्रीज, हर जगह जब पूरी ग्लोबल ग्रोथ ही हमें उसमें 1% IMF कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे। वैसे एग्जैक्ट तो ये 0.87% है, लेकिन राउंड फिगर में 1% कर दी ना ताकि याद रहे। 1% डिक्रीज हुआ। पहले 2.5 सालों का क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 20 में तो कोविड आ गया, तो उसका भी फिर अपना एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो गया, जाहिर है। लेकिन वाजिया तौर पर पूरे ग्लोब के लिए एक कंसर्न डेवलप हो गया, क्योंकि दुनिया में होने वाली टोटल एक्सपोर्ट्स, उसका 28% तो सिर्फ यूएस और चाइना ही मिला के कर रहे। और आपस में जब ये बैरियर्स लगाएंगे, जब टैरिफ्स लगाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट अक्रॉस द ग्लोब होगा जी। क्योंकि तकरीबन 1/3 तो ग्लोब की ट्रेड इन्हीं दो कंट्रीज ने पकड़ी हुई। होता ना, ठीक है जी, कोई एक कंट्री है, जैसे लाओस है, उसने जनाब थाईलैंड के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दी, सपोज। तो इससे दुनिया पे स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं होना ना जी। जब दो कंट्रीज की दुनिया की एक्सपोर्ट्स 1/3 तकरीबन वो इन्हीं दो कंट्रीज की, तो वहां से होगा। सो पूरा ग्लोब इफेक्ट हुआ।
ठीक है जी। सो इस पैटर्न पर हम फिर एक 20 नंबर का सवाल, ये आपको लगेगा कि यार ये हेडर लिखा है, ये बस ये तो, इसको जब आप अपनी इंग्लिश में लिखेंगे ना जी, तो ये आपका एक पैराग्राफ से ज्यादा बात बन जानी है। स्पिल ओवर, पानी किसी चीज में भर जाए और उसके बाद बाहर झलकना शुरू हो जाए ना, छलकना शुरू हो जाए, स्पिल ओवर। तो इन दो कंट्रीज के दरमियान नहीं रहा, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पूरे ग्लोब पे हुआ। बात समझ आइए जी। ठीक है। अब ये सपोज के कॉन्टेक्स्ट में है, ये पेपर में नहीं लिखना। जो चीज पेपर में नहीं लिखनी वो मैं बता देता हूं। तो ये तो हमने बच्चों को समझाने के लिए कि भाई कैसे इन दो कंट्रीज की, कोई और कंट्रीज आपस में ट्रेड वॉर करें तो उसका क्या कोई स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा? द आंसर इज नो, नो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया की 28% एक्सपोर्ट्स तो यही दो कंट्रीज करती है, इनका आएगा। ठीक है जी। ये इशू, तो हासिल बहस ये है कि इस ट्रेड वॉर ने नो डाउट काफी ज्यादा इसके नुकसान भी हुए हैं। 1% ऑफ द जीडीपी 18 से 20 में दुनिया में वो भी डिक्लाइन में गई, बिल्कुल गई है। ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम यूएस का, चाइना का, वो भी नीचे गया, बिल्कुल गया। लेकिन कई डेवलपिंग कंट्रीज, कई लो इनकम कंट्रीज, उनको प्राइसेस के इंक्रीज का इशू तो हुआ है, बट साइमल्टेनियसली कईयों को फायदे भी हुए हैं कि यूएस और चाइना में इन्वेस्टर नहीं गया, ब्राजील आ गया, इंडिया आ गया, साउथ अफ्रीका चला गया, यूरोप में चला गया। सही है जी। इसी तरह कई कंट्रीज का रॉ मटेरियल, उसको चाइना जैसी, यूएस जैसी बड़ी मंडियां मिल गई, जिस तरह ब्राजील अपने सोयाबीन की वजह से। ठीक है जी। सो नुकसान भी हुए और कईयों को फायदा भी हुआ, लेकिन जिनको फायदा हुआ है वो शॉर्ट टर्म है ना जी, हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं है, शॉर्ट टर्म फायदा। लेकिन जो नुकसान हुए हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं जी उनके। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। सो ये एस्पेक्ट जो है, इनको जहन में रखना जो है वो बड़ा जरूरी है जी। आज के लिए दो ही काफी है। वैसे मेरा लैपटॉप ना बिल्कुल आखिरी वो 8% बैटरी शो कर रहा है। मैं कहा या पंखा चला लेते या तो ये बाकी काम कर लेते, तो मैं भाई बस ये गांव में रहता हूँ मैं, तो यहाँ पे आज पता नहीं बाकी पूरे पाकिस्तान में भी काफी अंधेरी चली है, यहाँ तो हमारे कॉलेज के अंदर जो है वो दरख्त गिर गए हैं।
ठीक हो गया। अच्छा जी, अब किसी का कोई इशू, कोई सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकता है। चार टॉपिक्स हो गए। कल मेरी कोशिश होगी कि हम 3 टॉपिक्स कर लें। कल तो होगी ही रजिस्टर्ड लिंक पे हर हाल में। और हाँ, 7-8 टॉपिक एक वीक में, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। कम से कम भी हुए, कभी कभी को टॉपिक की नेचर ऐसी होती है कि उसमें उसकी कहानी स्टूडेंट को बतानी पड़ती है, तो थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है। अब ट्रेड वॉर पे कई तरह के सवाल बन सकते हैं। मैंने उनमें से एक क्वेश्चन स्पेसिफिक के इसकी इम्प्लीकेशन डेवलपिंग और लो इनकम कंट्रीज पे कैसी हुई, उसको करवाया। क्योंकि कॉजेज क्या है ट्रेड वॉर की, ये पुराने टॉपिक हो गए ना। एफर्ट्स क्या हुई ट्रेड वॉर को खत्म करने की, पुराने टॉपिक्स हो गए। ठीक है जी। यूएस हिस्ट्री वालों के लिए ये जो टॉपिक्स थे दैट वुड बी सफिशिएंट। जी, असद जहान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा जी, क्वेश्चन है सर कि चाइना का इंटेंशनली अपनी करेंसी को लो करना किस तरीके से, या डिवैल्यू करना किस तरीके से ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब कर रहा है? काइंडली सर इस पॉइंट को प्लीज क्लियर कर दीजिएगा। थैंक यू। स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाती है उनकी, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाती है तो लोग अपना डॉलर चाइना से निकालना शुरू करते हैं नुकसान पे। लेट से आपने $100 चाइना में लगाया, उनकी करेंसी डी वैल्यू होना शुरू हुई, आपके लिए इशू बनना हुआ शुरू, लॉस में जाने लग गई स्टॉक एक्सचेंज। आपने 100 में से जो बचा कुचा डॉलर अपना वो निकालने की कोशिश की, $70 निकाल लिया, $80 निकाल लिया कि जी आप शुक्र है बच गए। लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी जब इंटेंशनली अपनी करेंसी डी वैल्यू करती है तो उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन चीप हो जाती है, सस्ती हो जाती है। तो यानी लोगों को पहले अगर कोई चीज $1 में एक चीज मिलती है चाइना से, अब उनको हो सकता है $1 में 2 मिल जाए, तो लोग फिर बेशुमार ऑर्डरिंग करना शुरू कर देते हैं चाइना में। तो वो जो डॉलर स्टॉक एक्सचेंज में आर्टिफिशियल लॉस की वजह से एग्जिट होता है, मुल्क से बाहर जाता है, वो इन ऑर्डर्स की मद में करोड़ों डॉलर और अपने साथ चाइना की मार्केट में ले आता है। ये पूरी इसकी दास्तान है, ये करते आए हैं माजी में इस तरह। फहद अली। अस्सलाम वालेकुम। हम्म। सर एक बात पूछनी थी, वो ये कि आपने बताया था कि टेक्नोलॉजी एक इशू है जिसके ऊपर ना वो हर्डल क्रिएट हो जाती है डिप्लोमेसी की। तो टेक्नोलॉजिकल वारफेयर है, जिस तरह साइबर अटैक्स है, इनके ऊपर डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। ये चीज इतनी क्लियर नहीं हुई, क्यों नहीं हो सकती सर? क्योंकि आपको पहले हाइब्रिड वॉर के लिए सबूत भी तो देना पड़ता है कि आप ही इसको चला रहे हैं, आप ही इनिशिएट कर रहे हैं। हाइब्रिड वॉर की तो स्ट्रिंग्स ही नहीं अटैच होती, मेरली एजम्पशन पे होती है। तो तो डिप्लोमेसी सर तो उन्हीं चीजों पे चलेगी ना जो कंक्रीट एविडेंस के साथ होंगे, जिन पर जो है वो दोनों पार्टीज को अपना मौकफ रखती होंगी। तो साइबर के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो रियासतें, या हाइब्रिड के कॉन्टेक्स्ट में रियासतें ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं करती कि हम दूसरी स्टेट पे हाइब्रिड वॉर या साइबर वॉर करने जा रहे हैं। तो इसके प्रूव डायरेक्टली प्रूव नहीं होते, आप मेरली एजम्पशंस और कैलकुलेशंस पे ही चल रहे होते। जी सर। लेकिन सर वो जो साइबर अटैक हुआ था ईरान के ऊपर, वो यूएसए ने किया था, तो वो एलिगेशन है, वो प्रूफ नहीं है। कहाँ पढ़ा आपने कि वो यूएसए ने साइबर अटैक कहाँ पे किया था? सर ये
टेक्नोलॉजी का एक था एआई बूम और बेन, एक आर्टिकल था डॉन का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, काफी मंथ्स पहले पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था। मैं इस पे आपको एक जवाब देता हूँ। बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। 2013 की बात है, 12-13 की बात है। तो मैं रीजनल टॉपिक्स करवा रहा था करंट अफेयर के, पाकिस्तान ईरान रिलेशन। तो पाकिस्तान ईरान रिलेशन करवा रहा था और उसमें मैंने बताया कि जी जो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसमें से इंडिया निकल गया उस वक्त की बात। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट अब तकरीबन अभी तक जी डेड पड़ा है, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही और अमेरिका का बहुत प्रेशर है। तो क्लास में एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया उस वक्त, उसने कहा सर वो तो गैस पाइपलाइन से गैस आना भी शुरू हो गई है। मैं क्या आना शुरू हो गई? कहता जी सर। मैं कहा यार हैरत की बात है। और अच्छा कुछ मैं भी थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया क्योंकि इत्तेफाक की बात है कि उस दिन का अखबार मैं देख के क्लास में नहीं गया था। तो मुझे लगा कि शायद वाकई होगी हो। उस टाइम कोई ये 3G 4G का दौर भी नहीं था कि फौरन नेट पे सर्च करके देख लें। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा यार मैं पढ़ के बताऊंगा। लो जी, उस दिन क्लास में तकरीबन 70-80 बच्चे थे, पहली पहली क्लास थी। अगले दिन कुछ 40-45 बच्चे आए बस क्लास में, वो लड़का भी आया। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार तुमने कल गैस पाइपलाइन बिछा भी दी, गैस पाकिस्तान आना भी शुरू हो गई, ये तुमने पढ़ा कहाँ था? तो उसने कहा सर मैंने एक जगह पे पढ़ा था। मैं कहा यार तेरी एक जगह के चक्कर में मेरी क्लास में तो आधे बच्चे कम हो गए ना। तो ये बराए मेहरबानी जो एक जगह पे जो पढ़ा होता है ना, ये बहुत खराब करता है काम। इसका जो है वो इससे परहेज कर लें। तावक्ते के मुझे वो रिटर्न फॉर्म में यहाँ ओपन लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दे, बाकी सारे भी बच्चे देख लेंगे। जिस तरह अभी कल एक बच्चे ने कहा कि एनवायरनमेंट का पता नहीं किस चीज के साथ कनेक्शन बनाया उसने, मेरे लिए नई बात थी, तो उसने ग्लोबल आर्टिकल भी यहाँ इन्फ्लेशन के शेयर लिए। कर दिया। हाँ, तो वो उसने आर्टिकल भी शेयर कर दिया। अब उस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो लिंक है ये वीक लिंक है और इसको प्रूव करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने मौज में आया क्लास में कह दिया। तो जरा थोड़ा सा प्रेज कर लिया करें इस तरह के एग्जैक्ट एक्यूरेट जो है वो, क्योंकि उससे मेरे भी इल्म में इजाफा होता है कि चलो अच्छी बात है यार, ठीक है। इकरार अली साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर कल वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन है कि सर जो इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सर थोड़ा सा क्लियर कर लें। क्या कर दूं? इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज का जो सर इसमें थोड़ी सा डिफिकल्टी आ रही है। किस टॉपिक में क्या बात थी भाई? अब कल का लेक्चर तो मेरे पास, मुझे बता दो क्या किस कॉन्टेक्स्ट में कौन से टॉपिक में बात थी? तो कल जी सर ये टॉपिक जो था ना, व्हाट आर द कॉजेज एंड एक्सप्लिकेशन ऑफ ग्लोबल इन्फ्लेशन में। हाँ जी। ग्लोबल इन्फ्लेशन के जो सर कॉजेज किए थे ना, उसमें एक हेडिंग थी इनकम इनइक्वालिटी, इम्प्लीकेशन में आ रहा है ये। इम्प्लीकेशन में आ रहा है। फर्स्ट एक मिनट यार, मैं इम्प्लीकेशन जो पॉइंट्स, फर्स्ट एक मिनट मैं पॉइंट्स खोल के देख लेता हूँ, क्योंकि मैं तो जिस दिन की जो चीज है उसको सामने रखता हूँ। अच्छा, ये वो मैंने उसमें एग्जांपल दी होगी साथ, यूनाइटेड स्टेट्स में जो
इन्फ्लेशन आई 1970s 80s में, तो जब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज जो है वो डाउन साइजिंग करेगा, लेबर कम करेगा या कम तनख्वाह पे लोगों को कहेगा काम करना है तो कर लो। लोग फंसे होते हैं, मजबूर होते हैं, लोगों को फिर काम करना पड़ता है, तो उससे जो है वो रिच पुअर डिवाइड और बढ़नी शुरू हो जाती है, ये बात। जी रुखसार मेमन। जी वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये अभी इन लोगों ने वैसे ही न्यूज़पेपर्स वगैरह में आता रहता है कि ये जो लास्ट हमारी गवर्नमेंट थी, इन्होंने कोई टीटीपी वालों के साथ कोई नेगोशिएशन शुरू किए थे, जो कि मतलब जिसके नतीजे में एक सीज फायर हुआ था, जो कि फिर अभी रिसेंटली नवंबर 22 में या अराउंड जो है ये सीज फायर एंड हो गया। तो आपने जो एग्जांपल दी थी कि डिप्लोमेसी जब आप नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ कर रहे होते हैं, सर इनकी जो डिमांड्स थी, ये फाटा का मर्जर हटाना और ये सारी दो चार और मसाइल इन्होंने रखे थे, तो सर ये हम लोग कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान जो अपनी स्टेट सॉइल यूज कर रहा है टू लॉन्च टेररिस्ट अटैक्स इन पाकिस्तान, इसका ताल्लुक भी इसी चीज से कि जो हमारी डिप्लोमेसी है उनसे वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी थी इन चीजों की वजह से। अगर आपको सवाल कोई और आ जाए तो तब मेरा सवाल जो मैंने बनाया वो बनाया फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी टू रिजॉल्व इश्यूज अमंग ग्लोबल पावर्स या मेजर पावर्स। तो ना तो पाकिस्तान ग्लोबल पावर है, ना पाकिस्तान मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड है, तो उसमें फिर हम ग्लोबल इशू का टॉपिक कर रहे हैं, रीजनल का नहीं। तो वो पाकिस्तान ठीक है, अगर आपको ये सवाल इस तरह आ जाए कि जनाब साउथ एशिया में जो है वो डिप्लोमेसी का फेलियर नजर आता है, तब आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन मेरे इस सवाल में इस एग्जांपल की गुंजाइश नहीं बनती। हुसैन। थैंक यू। जी हुसैन। आईफोन। जी हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि नेगेटिव इंडिकेशन जो साइनो यूएस की जो वार है, ट्रेड वार का, इसके दूसरे कंट्रीज के ऊपर कोई एक आध एग्जांपल है, बताइएगा। हाँ जी, ओवरऑल जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट इफेक्ट हुआ है, चाहे वो डेवलपिंग थी चाहे वो लो इनकम कंट्रीज थी, उन पे ओवरऑल जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो सबका कंट्री टू कंट्री तो जाहिर है वो तो पॉसिबल नहीं है कि आप कोई निकाल के इस तरह देखेंगे, कुछ ने बेहतर परफॉर्म किया, कुछ ने नहीं किया, आपने तो ओवरऑल दुनिया की एक ग्लोबल एवरेज के कॉन्टेक्स्ट। जी जाम फिरोज साहब। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपने ये फर्स्ट लीडर में लिखा कि चेंज इन सप्लाई चेन, तो उसमें सर जो वियतनाम की ये जो जीडीपी ग्रोथ सर बढ़ी थी 6 to 8%, तो वो क्या सर वो ट्रांजिट फीस की वजह से बढ़ी थी? क्योंकि जो आपने कहा कि वो ट्रेड रूट्स ट्रांजिट, हाँ जी ट्रांजिट की वजह से ज्यादा, क्योंकि शिपिंग ऑपरेशन ज्यादा फिलीपीन में या वियतनाम में यहाँ आगे रुकना शुरू हो गई थी, चाइना की तरफ नहीं जाते थे बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शंस या थ्रेट्स की वजह से। थैंक यू सर। जी फरहान अहमद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा कल क्वेश्चन जो था आपने करवाया था, ये जो यूएस एक मिनट सर, लेट मी क्रिटिकली एग्जामाइन यूएस स्ट्रगल फॉर प्रेमेसी इन द ग्लोबल सोसाइटी। सर इसमें जो कॉन्स थे सर, कौन सर सिर्फ एक ही मैं नोट कर सका था। कैन यू प्लीज रिपीट ऑल द कॉन्स जस्ट इन बुलेट पॉइंट्स। कल सर लाइट चली गई थी हमारी। ये ना चैट में यहाँ पे पूछ लिया करें बच्चों से, क्योंकि मैंने पूछा था, किसी ने भी रिप्लाई नहीं। मैं गूगल तो हूँ नहीं,
तो इसका मतलब है कि मैं डेली पिछले तमाम लेक्चर साथ रखा करूं। 1 मिनट है, बता देता हूँ। थैंक यू सर। सर किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया था, मैंने पूछा था सर चैट पे। क्योंकि आपका नाम फरहान अहमद है, आप इसको चेंज करके फरहाना यहाँ पे लिखें तो चेक कीजिएगा, धड़ा आपको रिप्लाई आएंगे। नेक्स्ट टाइम। हाँ तो वो अच्छा जी, 1 सेकंड जी। एक तो इनइक्वालिटीज का हेडर था। जी सर। जी सर। कौन दूसरा सर? कॉन्स, प्रोज में या कॉन्स में? कौन सर? कौन्स में सिर्फ हाँ जी, पहला कॉन्स लिखा में। था मैंने सर। हाँ जी, हाँ जी। उसमें एक तो इनइक्वालिटीज का था, जी। उसके बाद वो था क्या कहते हैं, इराक और अफगानिस्तान में जो मिलिटराइजेशन और कॉन्फ्लिक्ट जिस यस पर सर। इशू बने। फिर मल्टीलैटरलिज्म का जो है वो उसकी इरोजन या वो खत्म होती जा रही है, और यूएस इवन अपने इत्तेहादियों से भी पूछे बगैर एग्रीमेंट्स करता जा रहा है। फिर उसके सही है बाद सर। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स, ये बताए थे। सही है सर। थैंक यू वेरी मच। जी एसपी साहब। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। सर ये जो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन थे, उनमें ग्लोबल और जो यहाँ की रीजनल डिप्लोमेसी है वो क्या किरदार अदा कर सकती है और उसके क्या इम्प्लीकेशंस पड़ सकते हैं ग्लोब और रीजन पे? पता नहीं भाई, इतना मैं लाइक होता तो मैं यहाँ सीएसएस की ट्यूशनें पढ़ा रहा होता। जो मैंने 2 टॉपिक तैयार किए हैं उनसे रिलेटेड कोई सवाल है तो वो पूछ लें, ज्यादा मुश्किल सवाल ना पूछा करें, मैंने नहीं पढ़ा होता। नहीं। फातिमा फजल। ऐसा नहीं सर, मैंने पूछा था कि जो कल क्वेश्चन किया था ग्लोबल इम्प्लीकेशंस का, जो इन्फ्लेशन पे है, तो उसमें हम एग्जांपल जो है वो सिर्फ ग्लोबल की ऐड करेंगे या पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट जो हम एग्जांपल्स में शो कर सकते हैं? नहीं, जब ग्लोबल में आ गया तो फिर ग्लोबल में तो सारे ही हैं, तो आप एग्जाम्पल ग्लोबल का ये मतलब तो नहीं है कि आप इथियोपिया की एग्जाम्पल दे दें, यूके की दे दें और पाकिस्तान की ना। कल भी मैंने पाकिस्तान की एग्जाम्पल्स तो बीच में डाली थी, आज भी तो डाली है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई टॉपिक ग्लोबल का, हाँ उसको ये नहीं है कि आप पूरे का पूरा उसकी हर एग्जाम्पल ही पाकिस्तान की बना देना, वैरायटी रखनी चाहिए। आज भी देखिए हमने 7-8 कंट्रीज की आर्गुमेंटेशन की है ताकि वो मेरिट पे चीज चल ले। यस सर, और एक चीज ये पूछी थी कि सर हम जिस तरह कोई पॉइंट लिखते हैं, जिस तरह ये शिपिंग कॉर्पोरेशन था, तो उसमें हम किसी जो पैराग्राफ है उसमें आर्गुमेंट या फैक्ट एंड फिगर में से कोई एक चीज दे सकते हैं, या उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप दोनों चीजें दें इसमें किसी पैराग्राफ में सेक्शन में? वो हर स्टूडेंट का अपना कंफर्ट जोन होता है। सीधा सीधा फार्मूला है कि आपने आर्गुमेंट देना है और आर्गुमेंट को आप एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर लें, फैक्ट से करें, डाटा से करें, सबसे कर लें। वो आप हर स्टूडेंट का अपना अपना कंफर्ट जोन है। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन करंट अफेयर का पेपर जेनेरिक नहीं हो सकता। आपको फैक्ट, फिगर, एग्जाम्पल, केस स्टडी अपने हर हेडर में जरूर देना है, वरना उसके बगैर तो वो सिर्फ अंग्रेजी लिखी होगी बस। ओके मतीन। क्वेश्चन ये है कि जो डिप्लोमेसी के फेलियर है और इसके अलावा जो ट्रेड वर्क जो वगैरह इश्यूज हैं सर, ये यूएन के थ्रू के जरिए क्यों हल नहीं हो पा रहे हैं, और यूएन अपना रोल जो है वो क्यों प्रॉपर इसमें जो है अदा नहीं कर पा रहे हैं? इसकी क्या वजूहत है? जो चीज यूएन के फोरम पर जानी है वो सिक्योरिटी रिलेटेड ही जानी है ना जी। तो जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो बड़े इश्यूज हैं वो तो इनहेरेंट वो उसमें फ्लॉ है कि यूएन के फोरम पर अगर मेजर पावर्स के दरमियान डिप्लोमेसी नहीं चल रही तो वो यूएन के लेवल पर भी तो वीटो कर देते हैं। जिस तरह रशिया ने अपने खिलाफ आई हुई करारदाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर दी यूक्रेन से रिलेटेड। तो वो तो इनहेरेंट स्ट्रक्चर का फ्लॉ है यूएन का।
जी हुसैन। यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, सर क्या हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी में यूएस ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो की है डिप्लोमेटिक टाइज बनाने के लिए? नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जी सर। ये नई आई है कोई? नहीं सर, वो पुरानी जो आई है पिछले साल की। नहीं तो वो विद वे चाइना, उसमें उसने ये कहा ना कि जी चाइना के साथ हम कन्फ्रंटेशन नहीं, अब उसके साथ कंपटीशन करेंगे। बिल्कुल सर। हाँ तो वो तो पुरानी बात होगी, वो ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि हाँ हम डायलॉग में उसमें है ये बात बिल्कुल, लेकिन वो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन तो उसकी भी नजर नहीं ना आई है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। साद अहमद। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सर एक टेक्नोलॉजी आपने बताया कि वो एक चैलेंज बन गया है डिप्लोमेसी के लिए, उसकी एडवांसमेंट जो है, वैसे ही सर मैंने SSRN है जो सोशल साइंसेस रिसर्च नेटवर्क, वहाँ से मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो वहाँ पे सर एनवायरनमेंट भी एक चैलेंज बन गया है 21st सेंचुरी में डिप्लोमेसी के लिए। सर इसके ऊपर अगर आप थोड़ी रोशनी डाल दें। बता तो दिया कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड मेजर पावर्स के दरमियान जब तक कंसेंसस नहीं होगा तो आप कोई फ्रेमवर्क नहीं बना सकते। पेरिस एग्रीमेंट हुआ लेकिन यूएस उससे विड्रॉ कर गया, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट कोई बाइंडिंग होना चाहिए या बाइंडिंग नहीं होना चाहिए। तो मेजर पावर्स पे जब तक कंसेंसस नहीं होगा तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी कोई इफेक्टिव प्रोविजन नहीं बन सकता। ओके सर, थैंक यू। जाहिर शाह साहब, आप अपने ये इस हैंड रेज आपने यहाँ नहीं करना चैट में, अपने बॉक्स में आपको जो 3-4 जो नुक्ते नजर आ रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर हैंड रेज का ऑप्शन होगा बेटा। यहाँ इतने बच्चों में मैं जाहिर शाह कैसे ढूंढूं? वो मेरे सामने हैंड रेज करेंगे तो आप सबसे ऊपर आ जाएंगे, तब मैं आपको कर पाऊंगा, वरना तो यहाँ 175 बच्चे हैं तो मैं इसमें जाहिर शाह में कहाँ पे ढूंढता आपको? जाहिर तो आपके पास ऑप्शन होती है, उसको आप क्लिक करते हैं तो वो मेरे सामने आप आ जाते हैं, मैं फिर उसको ऐड करता हूँ। ग्लोबल के जब भी मैं टॉपिक्स करा रहा होता हूँ तो मेरे 2 सोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, दोनों मौजूद हैं, एक एशिया टाइम्स और दूसरा फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, उसकी वेबसाइट cfr.org, क्योंकि कई आर्टिकल्स मैगजीन में नहीं आ रहे होते, वेबसाइट पे मौजूद होते हैं, cfr.org, काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस, और दूसरा एशिया टाइम्स ऑनलाइन। ये 2 सोर्सेज होते हैं, क्योंकि एक तरफ फॉरेन अफेयर्स मैगजीन अगर वेस्टर्न पर्सपेक्टिव बताता है तो एशिया टाइम्स ऑनलाइन फिर नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव बता रहा होता है, तो इन दो सोर्सेज से मैं चीजें जो है वो देख रहा होता हूँ। मजीद ये है कि मैं साथ साथ गूगल कर रहा होता हूँ, जहां से मुझे मेरी मर्जी का पॉइंट मिल जाए मैं उसको, मेरा करंट अफेयर का सेशन एक रिसर्च बेस्ड सेशन होता है, मैं उस पर काम करता हूँ और बच्चों को पढ़ा देता हूँ। जी खुशबख्त। हेलो सर, आपने ये जो साइनो यूएस वार में स्पाइल ओवर वाला बताया ना सर, ये आप अगर बता दें दोबारा। गिलास में पानी डालो, पानी भर जाए, पानी डालते रहो तो पानी झलकता जाएगा, स्पिल ओवर, झलकती जाती है, यानी कि गिलास से पानी निकल के इधर उधर फैलना शुरू हो गया। यूएस चाइना के दरमियान ट्रेड वॉर, लेकिन वो गिलास भर गया और वो झलकना शुरू हो गया और इधर उधर पानी बाकी भी उससे मुतासर होना शुरू हो गया, ये मतलब। थैंक यू सर। जी एमल।
सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये एक थी कि जो चाइना है इसने तो 2008 के साथ ही जो इसमें ग्लोबल रिसेशन आई थी उसके साथ ही इसने डी डॉलराइजेशन शुरू कर दी थी। मतलब एक मतलब करेंसी पे डिपेंड करना उसने खत्म कर दिया। उसके बाद जो 2018 से जो ट्रेड वार शुरू हुआ यूएस और चाइना का, तो उसमें इसने चाइना ने जो डी डॉलराइजेशन है इसको स्पीड अप कर दिया। उसका हमको एग्जांपल मिलती है कि सऊदी के साथ उसने जो युआन और पेट्रोल का जो पैक्ट किया है। तो सर इसका इम्प्लीकेशन, डी डॉलराइजेशन का जो इम्प्लीकेशन है इस यूएस चाइना ट्रेड वार के नतीजे में, सर इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो सर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे अगर आप थोड़ी रोशनी डाल दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाती। जब ऐसी एक्चुअल पेमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी दुनिया में तो तब उन पे फिर रोशनी डाल लेंगे। अगर ऐसी कोई पेमेंट्स अभी सिर्फ कागजों तक या अज़म के अयादों तक या वादों तक है, जब ये प्रैक्टिकली होना शुरू हो जाएंगी तो तभी उनकी इम्प्लीकेशंस जो है वो हम देख सकेंगे। तो अगर तो आपने कहीं पे ये पढ़ लिया है कि इतने युआन चाइना से सऊदी अरेबिया को तेल की मद में ट्रांसफर हो गए हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। सर मेरे ये देखने सर ये जो आर्टिकल आया था मेरे पास, इसकी बीसी शायद आर्टिकल का नाम था, इंटरनेशनल आर्टिकल है। तो सर इसमें एक चीज आई थी कि जो चाइना जो चल रही है अभी, ट्रेड कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है अपनी करेंसी में, वो तकरीबन उसकी करेंसी बता रहे थे 3%, 3.45% इसकी करेंसी बता रहे थे। यूरो जो बता रहे थे वो 20.48, और जो यूएसडी है इस वक्त ट्रेड चल रही है वो 58.38। ये सर मैं डेटा बता रहा हूँ अभी आपको फॉरेन एक्सचेंज, और इसकी सोर्स जो है आईएमएफ कॉफर, जो इसकी जो है सोर्स है। तो सर ये ट्रेड चल तो रहा है, मतलब जो वो बता रहे हैं कि इंटरनेशनल सऊदीया ट्रेड की में जो सऊदीया की बात की थी आपने, तो मैंने सऊदीया क्या जवाब दिया है कि चाइना से सऊदीया को युआन में अगर कोई पेमेंट्स हुई हैं तो वो हुई हैं तो वो बता दें मुझे। चले सर ठीक है। अगर वो तो एक पैक्ट हुआ है तो मुझे उसकी परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि उसका मतलब प्रोसेस शुरू हुआ है नहीं, मगर ये चीज है कि ये जो डेटा बता रहे हैं 3.45 का, कि करेंसी जो चल रही है इसमें ट्रेड चल रहा है युआन में, तो जाहिर है सर ये चलना तो शुरू हो गया है ना एक प्रोसेस डी डॉलराइजेशन ऐसे की ही तरफ। ऐसे ही तो सर उसमें जो उसके जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन है, मैं सर उस पे हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान या रीजनल या किसी और कंट्री पे जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे यूएस डॉलर की डी डॉलराइजेशन की वजह से, जो चेन डिस्टर्ब हो रही है इसकी करेंसी की। इट्स टू अर्ली टू से कि जो है वो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो युआन की ट्रेड है, ये युआन की ट्रेड में किसी भी स्टेट को आज के दिन तक मेरे इल्म में नहीं है कि उसको युआन में पेमेंट हुई हो। इस बात सर मेरे पास आर्टिकल है अभी मौजूद है, आपके पास, तो उसमें सुन लें आप, सुन लें, मैं समझ रहा था शायद आपको बात समझ आ जाएगी। सेम करेंसी में या युआन में ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं, आप चाइनीज हैं, मैं आपसे कोई चीज खरीदता हूं तो मैं आपको युआन में पेमेंट करूंगा, या आप मेरे से कोई चीज खरीदते हैं तो आप मुझे युआन में पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ये कागजों में पैसा आपकी तरफ है या मेरी तरफ है, कि हाँ भाई मेरे और आपके दरमियान जो लेन देन का हिसाब है ये डॉलर में नहीं होगा, ये युआन में होगा। समझ आ गई? तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि हमें कहीं चाइनीज ने या किसी ने चाइना को युआन में पेमेंट्स की हैं तो वो बताएं, तो आंसर इज नो, कि नहीं की है। ये कागजों में पेमेंट्स हैं कि ओके हमारी तरफ से इतना सामान गया, इतने युआन बन गए, हमारी तरफ से इतना सामान गया, इतने युआन बन गए। ये ऑन पेपर है सारा। ये कोई सच्ची मुच्ची युआन ट्रांसफर नहीं हो रहा, शिफ्टिंग नहीं हो रही, कोई उसकी पेमेंट्स नहीं हो रही। अच्छा, तो सर मतलब ये कि बातों की हद तक जब ये तक जब तक वो एक
उस लेवल की करेंसी ना बन जाए कि जहां पे वो डॉलर को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस ना कर ले, तो इट्स टू अर्ली टू से। अच्छा हाँ सर, मतलब अगर इन सपोजिशन की तरफ जाएं कि अगर मतलब हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि नेगेटिव जाएगा, अगर आप एक अपनी तरफ से हाइपोथेसिस वगैरह अगर क्रिएट करना चाहें तो? मैं ऐसे काम नहीं करता। जब कोई चीज पढ़ूंगा, जब उसका इशू बनेगा, पढ़ूंगा, उस पर रिसर्च करूंगा, प्रैक्टिकली चीजें सामने आएंगी मेरे, तो तभी मैं उस पर कमेंट करता हूँ। मैं इस तरह के काम नहीं करता। चलें ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक। जी हेलो जी सर, मेरा सवाल ये है कि हम ग्लोबल डिप्लोमेसी में कंट्रीब्यूशन सेट कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन लेवल्स की? इसकी ग्लोबलाइजेशन की ग्लोबलाइजेशन को कैसे, क्या क्या करना चाह रहे हैं आप उससे? सर, कैन वी ऐड contributions ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन ग्लोबल डिप्लोमेसी? कैसे, कुछ तो जेल में होगा ना। ग्लोबलाइजेशन तो कई है, इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल है, सोशल है। सर, तो जिस हिसाब से अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक लेवल का, तो क्या हम इकोनॉमिक की एग्जांपल्स ले सकते हैं? मुझे बिल्कुल नहीं जो है वो समझ आ रही। आप जो जो आप समझ रही हैं ठीक समझ रही हैं, ले सकते हैं। जी ओके जी, आई गेस अब और किसी का कोई सवाल नहीं है। जाहिर शाह साहब, मैंने आपसे गुजारिश की है कि अपनी विंडो में उसको क्लिक करें। जी इरफान अली साहब, मैं आप म्यूट तो अनम्यूट कर दिया हुआ आपको, आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा सवाल है ये जो आपका सेकंड टॉपिक आपने कराया था कि यूएसए चाइना ट्रेड वॉर, सर उस पर क्या, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, लो इनकम कंट्री पाकिस्तान, उस पर सर क्या इम्प्लीकेशन है? अब पाकिस्तान के जो फेवरेट एक्सपोर्ट डेस्टिनी है वो यूएसए है, और ऑन अदर हैंड चाइना भी के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल भी। तो सर इसमें पाकिस्तान पे क्या इम्प्लीकेशन है इसके साथ? पाकिस्तान और पे दूसरा ओवरऑल सर पाकिस्तान पे ओवरऑल तो इसका कोई बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि यूएस चाइना ट्रेड वॉर में इसकी कॉन्सिक्वेंसेज में किसी स्टेट पर कोई सैंक्शन लगाने की बात नहीं हुई थी कि जी जो चाइना के साथ ट्रेड करेगा तो हम उस पर ये सैंक्शन लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन पे, मल्टीनेशनल कंपनीज पे, इन पे थोड़ी सी सख्तियां की थी यूएस ने, लेकिन किसी स्टेट पे इस यूएस चाइना ट्रेड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में कोई सैंक्शंस वगैरह इम्पोज नहीं की थी। लेकिन पाकिस्तान पे जरा इसका आप कह लेंगे लेस वो है, क्या कहते हैं, इम्पैक्ट है पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज पे। ओके सर। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, कल सर आपने जो लेक्चर करवाया था सर, अगर वो आप उसका वाइट बोर्ड नोट्स जो है अगर आप ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि सर मैंने आज क्लास ज्वाइन की है। वो मेरी राइटिंग तो जो है वो समझ नहीं आती, लेकिन चलो मैं कर दूं। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, उसामा गिलानी साहब, बिल्कुल जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर के पढ़ने की। क्या मैं तो कहता हूँ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना आपने, और बल्कि लिखना भी नहीं है। मेरे से पढ़ के आपने कमरा इम्तिहान में जाके बैठ जाना है सीट पे, और दिमाग में सवाल सोचना है, वो खुद ब खुद कलम ऑटोमेटिकली पेपर पे प्रकट हो जाएगा और लिखता जाएगा। ये हराम है
कि CSS का स्टूडेंट खुद से कुछ पढ़े। हम उस्ताद किस लिए हैं? हम ट्यूशन किस लिए पढ़ा रहे हैं? आपके लिए तो बैठे हैं। बड़ा बड़ा टॉपर खुद कहाँ पढ़ता है कोई? वो तो इसी तरह टीचर्स अकेडमी से लेक्चर लिए, बस उनसे काम हो गया। जी सीमाब कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हेलो जी 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 सर, ये मेरे 2 पॉइंट मिस हो गए थे डिप्लोमेसी के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट, काइंडली अगर आप रिपीट कर दें तो। ये बड़ा खूबसूरत सवाल होता है। मैं इससे बड़ा सवाल ही कोई नहीं होता। अब जी डिप्लोमेसी के पहले 2, चेंजिंग नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, 19th और 20th सेंचुरी की में ज्यादा वेस्ट का इन्फ्लुएंस था दुनिया पे। 21st सेंचुरी में अब ये राइज ऑफ चाइना और वेस्ट का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। फिर इंडिया और ब्राजील और इस तरह के कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बन रहा है, जिसकी वजह से हमें नजर आता है कि वेस्टर्न कंट्रीज रेजिस्ट करती हैं कि इन कंट्रीज के साथ हम क्या डायलॉग करें। इसी की एक बड़ी मैनिफेस्टेशन फिर साउथ चाइना सी है। दूसरा फिर पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स नेशनलिज्म के साथ मिल के, तो ये 21st सेंचुरी में खास तौर पे यूएस में और बाकी कुछ जगहों पर कि ये जो लीडरशिप आती है ये ज्यादा डायलॉग करने से घबराती है, डायलॉग नहीं करती है। अपने बस रिटोरिक में रहते हुए नेशनलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करती है और अपने पावर को बस इंश्योर करती है। तो रिजल्टेंटली ये डिप्लोमेसी पे के ज्यादा बिलीवर नहीं होते, ऑन टेबल एंगेजमेंट्स में बड़े वीक होते। तो ये हमें मेजर पावर रशिया हो गई, यूएस हो गई, चाइना हो गई, ये सारे आपको इनकी लीडरशिप आपको या पॉपुलिस्ट मिलती है या नेशनलिस्टिक मिलती है। तो ये इन ट्रेंड्स के साथ डिप्लोमेसी इफेक्टिवली नहीं चल पा रही 21st सेंचुरी। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जाहिर शाह साहब। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि अब आज हमने पढ़ा है कि सर डिप्लोमेटिक फेलेवर है 21st सेंचुरी में। सर मैंने आपसे IR भी पढ़ा है सर। अब डिप्लोमेसी जो है ये लिबरल वैल्यूज में फॉल करती है, लिबरल जो अप्रोच है। सर हम देखें तो डिप्लोमेसी अगर हम कहें कि नहीं डिप्लोमेटिक फेलेवर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह कोल्ड वॉर था उस वक्त भी सर ये एक लॉन्ग पीस का पीरियड चला है। तो अगर देखा जाए या 21st सेंचुरी का जो शुरुआत है उसमें सर इस जो हमारे ग्लोबल पावर्स हैं ये तो अभी भी 23 इयर्स हो गए, ये तो अभी भी मतलब एक दूसरे से आमने सामने नहीं लड़े हैं। तो ये तो डिप्लोमेटिक फेल्यूर मेरे ख्याल से नहीं हुआ ना, मतलब ये आपस में गुड निगोशिएशन कर रहे हैं। लास्ट वीक अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट का जो डिफेंस सेक्रेटरी था लोएन ऑस्टिन ने, उन्होंने सर चाइना का जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसको एक जगह पे जो अभी निगोशिएशन हो रहे थे उन्होंने टेबल टॉक पे डिफेंस जो निगोशिएशन है उस पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इज इट टोटली डिप्लोमेटिक फेल्योर? सवाल जो लिखवाया था वो अगर आपने लिखा हुआ तो जरा वो पढ़ के सुना दे। जब ये टॉपिक मैंने करवाया था तो सवाल की नेचर, सवाल क्या लिखवाया था मैंने, वो जरा पढ़ के सुना दे सबको। सर क्वेश्चन तो वो मैंने आज नोट नहीं किया है सर लेक्चर से। बस वो यहाँ से बस गलती हो गई ना। सवाल ये था कि 21st सेंचुरी में डिप्लोमेसी हैज फेल्ड टू रिजॉल्व इश्यूज अमंग मेजर पावर्स। ओके सर। 21वीं सदी में डिप्लोमेसी मेजर पावर्स के दरमियान कोई भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर पाई।
हमने ये All right. सवाल नहीं बनाया कि डिप्लोमेसी ने क्योंकि फेलियर हो गया तो जी वॉर हो गई, या वॉर नहीं हुई तो इसका मतलब है डिप्लोमेसी काम कर गई। जो सवाल बनाया हमने उस सवाल का जवाब आगे बनाया। आप जो बात कर रहे हैं वो हमारे सवाल की जो है ना वो स्कोप से बाहर है बात। सवाल बदल लें तो फिर आप अपना जवाब बना लें। यस सर, ठीक है सर, ठीक है थैंक सर, ओके। करेंगे इस पे तनवीर अहमद साहब, डेट ट्रैप पे करेंगे। वैसे आज के अखबार में डॉन में डेट ट्रैप पे बड़ा प्यारा आर्टिकल आया हुआ है, देखिएगा जरा। ओके जी, कल मुलाकात हो, बाय बाय।